पिछले कुछ समय से ग्लोबल पॉलिटिक्स बड़ी सेंसिटिव रही है। पुराने कुछ इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी जैसे जैफरी एप्स्टीन की फाइल पे चर्चा हुई और इसी दौरान भारत और यूएस ने नया ट्रेड फ्रेमवर्क अनाउंसमेंट कर दिया। मान रहे इन दोनों न्यूज का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इस टाइमिंग ने इन दोनों चर्चाओं की वजह से ग्लोबल पॉलिटिक्स को और ज्यादा इंटेंस बना दिया है। अब कुछ सवाल उठने लगे हैं, ये डील क्या है, इससे किसको फायदा होने वाला है और क्या इससे पुरानी हिस्ट्री तो रिपीट नहीं हो जाएगी। अपोजिशन लीडर्स के भी काफी सारे सवाल हैं इससे जुड़े हुए। इन सारी चीजों को बारीकी से हम लोग क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले एक बड़ा कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं, ये 500 बिलियन डॉलर कोई कैश पेमेंट नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेड टारगेट है। मतलब आने वाले वक्त में भारत अधिक मात्रा में अमेरिका से एनर्जी, टेक्नोलॉजी और डिफेंस का सामान खरीद सकता है। हाल ही की कुछ अपडेट्स के अनुसार अभी सिर्फ दिशा निर्धारित हुई है, अभी फाइनल कॉन्ट्रैक्ट या फाइनल बाइंडिंग डील फिक्स नहीं हुई है। अब सवाल उठता है कि ट्रंप की सोच क्या है। तो ये एनालिसिस कई ग्लोबल रिपोर्ट्स में आया है कि ट्रंप इसे सिर्फ ट्रेड नहीं, एक ग्लोबल स्ट्रेटेजी मान के चल रहे हैं। उनकी सोच 3 पॉइंट्स पे है, अमेरिका से ज्यादा सामान बिके, चाइना पे डिपेंडेंसी कम हो और इंडिया को सप्लाई चेन पार्टनर बनाया जाए। मतलब ये सिर्फ कोई दोस्ती नहीं है, ये इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी है। अदर कंट्रीज पे इसका क्या असर पड़ सकता है? अगर चाइना की बात करें, अगर इंडिया और यूएस की पार्टनरशिप मजबूत होती है तो चाइना के लिए 2 चीजों की रिस्क है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स कम हो सकते हैं, ग्लोबल कंपनीज डाइवर्सिफाई कर सकती हैं, इंडिया की तरफ शिफ्ट हो सकती हैं। कुछ सोर्सेज के आधार पे इसको एनालाइज किया जाए तो चाइना के लिए ये एक नुकसान हो सकता है। और अगर रसिया की बात करें, इंडिया पहले से ही रसिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदता आया है। अगर इंडिया में यूएस एनर्जी इंपोर्ट्स बढ़ते हैं तो रसिया के लिए क्या नुकसान है? एनर्जी या ऑयल डिमांड कम हो सकती है। दूसरा, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस घट सकती है रसिया की। और अगर यूरोप की बात करें, यूरोप तो पहले से ही इंडिया के साथ में ट्रेड टॉक्स कर रहा है, यानी यूरोप भी चाहेगा कि इंडिया के साथ हमारी ट्रेड्स हो। और अगर एशियन कंट्रीज की बात करें, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड जैसे देश आते हैं, अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है तो एशियन देशों के लिए कंपटीशन बढ़ सकता है। अब आते हैं सबसे सेंसिटिव सवाल पर, भारतीय किसानों का क्या होगा? फार्मर्स की क्या सिचुएशन हो सकती है? अगर यूएस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भारत में ज्यादा आते हैं तो इसे कहते हैं इंपोर्ट कंपटीशन। पॉसिबली जो नुकसान दिखाई दे रहे हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, सोयाबीन्स, एप्पल्स सेक्टर्स में प्राइस प्रेशर बढ़ सकता है, छोटे किसानों की इनकम पे असर पड़ सकता है, लोकल मंडीज के प्राइस फ्लक्चुएट हो सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम बात करें, फार्मिंग टेक्नोलॉजीज हमारे पास आ सकती हैं, एक्सपोर्ट एक्सेस बढ़ सकता है, यानी निर्यात का एक बड़ा मौका है। इसी के चलते कुछ विपक्षी नेताओं, जैसे कि विपक्ष की नेता कुमारी सेलगा ने यह आपत्ति जताई है कि अनइक्वल कंपटीशन हो सकता है। उनका मानना है कि यूएस ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकता है। अब जानते हैं कि गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच क्या चल रहा है, ट्रेड डील को लेकर के उनकी सोच क्या है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप का मौका मानती है। फाइनेंस साइड से निर्मला सीतारमन इसे एक बैलेंस ट्रेड मानती है, यानी ग्रोथ और प्रोटेक्शन दोनों की बात करती है। लेकिन अपोजिशन का एक बड़ा सवाल है, इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगा यूएस के साथ? ज्यादा इंपोर्ट तो नहीं हो जाएगा? काफी सवाल अपोजिशन के हैं और जिन पे ध्यान देना चाहिए। हिस्ट्री हमें बताती है कि आगे क्या हो सकता है। 1 जनवरी 2010 को लागू हुआ इंडिया एशियन एफटीए। इंडिया ने एशियन देशों के साथ गुड्स ट्रेड लागू किया। फायदा ये हुआ कि ट्रेड वॉल्यूम बढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते हुए। लेकिन अगर नुकसान की बात करें तो 2010 से 2019 तक इंपोर्ट्स बढ़े और इतनी तेजी से बढ़े कि ट्रेड डिफिक्ट बढ़ता चला गया। ट्रेड डिफिक्ट यानी व्यापार घाटा 8 बिलियन डॉलर से और 20 बिलियन डॉलर के बीच में ये आंकड़ा पहुंचता है। ट्रेड डिफिक्ट बढ़ा, इससे हमारी जीडीपी पे असर पड़ता है। इसी तरीके से लागू हुआ जीएसपी प्रोग्राम, यानी इंडिया और यूएस के बीच 1976 से और 5 जून 2019 तक जीएसपी प्रोग्राम यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। इसके चलते इंडिया को सन 2000 से 2018 तक कुछ फायदा हुआ। लेकिन 5 जून 2019 को यूएस ने इंडिया को इस प्रोग्राम एक्ट से निकाल दिया। इसके रिजल्ट ये हुए कि इंडियन एक्सपोर्टर्स पर भारी ट्रैफिक बढ़ा और उनको नुकसान हुआ। यानी पॉलिसी चेंज होने की वजह से एक्सपोर्टर्स को बड़े नुकसान जा सकते हैं। और अगर इस चीज को थोड़ी गहराई से सोचा जाए तो ट्रंप की नीतियां बदलती बहुत तेजी से हैं। इन चीजों से सीखते हुए भारत ने एक अच्छा कदम भी उठाया है। सन 2012 से सन 2020 के बीच में साइन हुआ आरसीईपी, यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। आरसीईपी इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया, कारण सस्ते इंपोर्ट्स का डर और फार्मर्स और एमएसएमई प्रोटेक्शन। कई बार शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स तैयार करके देती है। अब इन चीजों से देश की जीडीपी पे क्या फर्क पड़ता है?
जीडीपी यानी देश की कुल कमाई, और इसका सिंपल सा फॉर्मूला है जीडीपी इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट। यानी नेट एक्सपोर्ट निकालना है तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट। अगर इंपोर्ट ज्यादा बढ़ते हैं तो रिस्क बढ़ती है, ट्रेड डिफिक्ट यानी व्यापार घाटा बढ़ सकता है, हमारी करेंसी पे यानी रुपीज पे प्रेशर पड़ सकता है, और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को काफी कंपटीशन झेलना पड़ता है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट को इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर में बहुत सोचना और समझना चाहिए। अब हिस्ट्री क्या कहती है, अगर कंक्लूजन को समझे, 2010 में हुई एशियन डील, फायदा भी हुआ लेकिन नुकसान भी हुआ। 2019 में हमें जीएसपी से रिमूव किया गया, पॉलिसी चेंज हुई और तुरंत इम्पैक्ट हुआ। जो हमारे देश के एक्सपोर्टर्स थे उनको बड़ा नुकसान हुआ, उनके ऊपर काफी टैरिफ लगा दिए। 2020 में इंडिया ने RCEP से एग्जिट किया, भारी रिस्क से हमारा बचाव हुआ। इसलिए 2026 की इंडिया यूएस डील भी एक चेज मूव है जिसका असर धीरे धीरे दिखेगा। कुछ सेक्टर्स को फायदा दिखाया गया है लेकिन बड़े चैलेंजेस हैं, डोमेस्टिक लेवल पे बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए बिग अनाउंसमेंट एंड स्लो इम्पैक्ट। अब इसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं, मैं अपने ऑडियंस से पूछना चाहता हूं। प्लीज कमेंट करके बताएं कि इसके इम्पैक्ट अच्छे हो सकते हैं या बुरे हो सकते हैं। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमें लाइक करें, हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।